Unacademy. Let's crack it. आपको लग रहा होगा मेरे पीछे एकदम आसमानी एनर्जी जो है दिखाई दे रही हो, धीरे धीरे डल हो जाएगी, चिंता मत करो। ओके, और एकदम नॉर्मल तरीके से आप स्क्रीन को देख पाओगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। सर लाइट बहुत है, अरे लाइट अभी 2 मिनट के अंदर उड़न छू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सब नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों को एकदम धुंधलापन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? यस। वॉइस कम है? नहीं नहीं नहीं, वॉइस परफेक्टली आपके बीच में यहाँ पर होगी। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक दूसरे के साथ में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपके नाम के जरिए कि क्लास के अंदर कौन कौन मौजूद है वगैरह। ये कौन सी टेक्निक, अरे यही तो टेक्निक है अनीता जी, अब आप देखते जाओ, अभी तो बहुत सारी टेक्निक जो है अगले 75 डेज में हमको क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है और यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है। ठीक है, चलिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम अटेंडिंग द लाइव क्लास। बिल्कुल रिचा जी, तो ये लॉन्ग टाइम को हमें एकदम मेमोरेबल टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है, तब तो है मजे की बात। देखिए, तो क्लास के अंदर मौलवी जी, पद्मिनी जी, सोबी जी प्रेजेंट है यहाँ पर, दीप जी, शालू जी प्रेजेंट हो चुके हैं, पद्मिनी जी आ चुके हैं, अभिषेक जी, अरविंद जी, रिचा जी प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, सिमरन जी, प्रदीप जी, साथ साथ में शिफाली जी, नीलू जी प्रेजेंट है, यशी जी, मेघा जी प्रेजेंट हो चुके हैं, मोहित जी, पूर्वी जी, शिप्रा जी, जिन जिन का नाम आ रहा है ना, एक्टिवेट कर लो खुद के माइंड को, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि ये जिस पर्पस के लिए आपने क्लास ज्वाइन किया है ना, इस पर्पस को पूरा अचीव करेंगे। ठीक है, मोहित जी, पूर्वी जी, शिप्रा जी क्लास के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं, रितु जी, सोनम जी प्रेजेंट है, रीतल जी, राजा जी, यशमिला जी प्रेजेंट है, प्राची जी, कैलाश जी प्रेजेंट है, नंदिता जी प्रेजेंट है यहाँ पर, महिमा जी, सुभाषिनी जी, साथ साथ में आदर्श कुमार जी, समीक्षा जी प्रेजेंट है, और तो और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सीमा जी, सोनिया जी, अर्चना जी भी आ चुके हैं। वेरी गुड। आयुष जी, शाश्वत जी आ चुके हैं, हुमा जी, मुकुल जी, सोनम जी प्रेजेंट है, द्राक्षी जी, और साथ साथ में आकाश जी, अनीता जी प्रेजेंट है, अनन्या जी, वंदना जी, कृतिका जी प्रेजेंट हो चुके हैं, हिमानी जी, आदित्य जी, भुवनेश्वर जी, साथ में प्रीति जी, प्रदीप जी, शुभम जी, अश्मिता जी, राधे जी, पर्वत जी, ऋषेद जी और पुष्पेंद्र जी प्रेजेंट है, सुमन जी, प्रिया जी, ठाकुर जी, अभिषेक कुमार जी, और साथ साथ में पूनम जी हैं, हिजबा जी हैं, रेणुका जी, रजनी जी हैं, और शारदा कुमारी जी, भास्कर जी, जया जी प्रेजेंट हो चुके हैं, और तो और प्रभा जी भी आ चुके हैं क्लास के अंदर, अभी जी भी आ चुके हैं, वेरी गुड। और तो और पुरु जी भी हैं, वरुण जी, विनीता जी हैं। सराहस का तो क्लास पूरा अटेंडेंस में चला जाएगा, अरे नहीं जाएगा, 30 सेकंड और। बबीता जी प्रेजेंट है, नगमा जी प्रेजेंट हो चुके हैं, साथ साथ में यहाँ पर और तो और कौन रखे हैं, तृप्ति जी आ चुके हैं, ज्योत्सना जी, ममता जी, सत्यम जी, और अभिषेक जी भी प्रेजेंट है, नयनसी जी, अनुपम जी आ चुके हैं क्लास के अंदर, देन आफ्टर मयूर जी भी आ चुके हैं, वेरी गुड। मोहम्मद जी भी आ चुके हैं, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सोनिया जी भी आ चुके हैं, और अब मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ फटाफट, सुनीता जी भी आ चुके हैं, इकरा जी, शिखा जी, और जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया, प्रियंका जी भी क्लास के अंदर मौजूद है, पिंकी जी भी आ चुके हैं, सुनील कुमार जी भी, आदित्य जी हैं, और निदा जी हैं, आदर्श कुमार जी, मानसी जी हैं, चलो साथ साथ में आयुष्मान जी भी आ चुके हैं, कुलविंदर जी भी हैं, और कुशाग्र जी, पुनीता जी भी प्रेजेंट है, संपत जी प्रेजेंट है यहाँ पर, लक्ष्मी जी भी आ चुके हैं, उत्तम जी भी आ चुके हैं। ओके, चलो भाई, तो सभी भावी जज साहब कह दो, भावी लीगल ऑफिसर कह दो, उन सभी को मैं तनसुख पालीवाल इस क्लास के अंदर दिल से, आत्मा से और पूरे जुनून के साथ में वेलकम है जो करता हूं। ठीक है, जेलों का ये बैच सिर्फ एक बैच नहीं रहेगा, ये अपने आप में तैयारी का हर पार्ट है जो बनना चाहिए। इस बैच के अंदर हम लोग हो सकता है समय की कमी के कारण रेगुलर तरीके से तो चीजों को डील ना कर पाए, लेकिन इतना मैं आपसे कह देता हूं कि रैपिड तरीका भी नहीं रहेगा। हम लोग जो है ना क्वासी रैपिड तरीका अप्लाई करेंगे। क्वासी रैपिड समझते हो ना, 100% रेगुलर ना 100% रैपिड, ताकि जो है हम लोग इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम चीजों को कवर करें। हमारे पास टारगेट है 70 से 75 डेज का। कितना? 70 से 75 डेज का हमारा टारगेट है, जिसे हमें क्या करना है, कंप्लीट है जो करना है। एक बात और अच्छे से माइंड के अंदर सेट है जो कर लीजिएगा कि इंसान हारता तब है जब वो खुद हारने की खुद को इजाजत देता है। क्या कहा मैंने? इंसान हारता तब है जब वो खुद खुद को हारने की इजाजत देता है। जब तक हमने खुद को हारा हुआ स्वीकार नहीं किया है, until unless we admit ourselves the defeat in our journey, no one can defeat you. ओके, और यही काम हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉलो है जो करना है। देखो, एक मन में सवाल सबसे पहले आता है, आप में से कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहली बार कोई ऑनलाइन की क्लास अटेंड किया, इससे पहले वो या तो ऑफलाइन रहे और या फिर सेल्फ स्टडी में रहे। पहली बार उन्होंने प्लान किया कि हाँ, कि भाई चलो कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 14,600 रुपए डूबेंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा, है ना? ऐसी हिम्मत की है ना किसी कैंडिडेट ने। तो उन कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि जब कभी आप ये क्लास अटेंड करते हो ना, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है
कि ये जो सराउंडिंग एरिया है आपका, यानी कि ये जो आपका स्टडी रूम है, उस समय किसी को भी इसके अंदर आने की इजाजत मत दो। हो पाएगा? क्या कह रहा हूं मैं? जिस समय आपकी क्लास चल रही हो ना, उस समय किसी को भी, ये आपका स्टडी टेबल है, यहां पर आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी रखा हुआ है, ये आपकी चेयर है, यहां पर आप बैठे हो, और इस समय किसी को भी अंदर आने की इजाजत मत दो। इस समय बिल्कुल रहना चाहिए क्या? इस समय यहां पर आपके रहना चाहिए सेक्शन 73 लिंक विथ 74, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है जो रहना चाहिए, एकांत परिरोध जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि आपको टारगेट है जो क्या करना है, फॉलो है जो करना ही करना है। इससे क्या होता है, देखो, अगर एक सिंगल चीज भी, आप देखो इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ता है और हवाई जहाज का एक परिंदा भी आता है, तो एक बार उस हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जब हवाई जहाज का बैलेंस एक परिंदा, छोटा सा परिंदा बिगाड़ सकता है, तो हमारा बैलेंस तो घर के जो बड़े बड़े प्राणी होते हैं ना, वो भी बिगाड़ सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ना कंपैरेटिवली मजबूरी हो तो अलग बात है, बाकी मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि अपने स्टडी रूम को ही अपना सब कुछ बना लो। ये जो बातें मैं आपको आज कह रहा हूं, ये बातें मैं आप लोगों को आगे से नहीं कहूंगा। ये सिर्फ फर्स्ट और एक फॉरमोस्ट क्लास है जो रहेगी इस संदर्भ में। शिखा जी आज लेट आए हो, कोई बात नहीं, कल से लेट नहीं आना है। ठीक है, आज जो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आज माफी है क्योंकि आज मैं भी लेट आया था। मैं लेट इसलिए आया था, मैं सभी को साथ में लेकर आ रहा था। कोई रास्ते में किसी को जो है रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो गई, किसी को जीपीएस लोकेशन ने ट्रैफिक वाले एरिया में जाके धकेल दिया, किसी को जीपीएस ऐसी जगह पे लेके चला गया जहां पर आगे रास्ता ही नहीं है, तो उन सबको साथ में लेके आ रहा था। दैट्स व्हाई मामला जो है जो अधूरा अधूरा रह गया। लेकिन निश्चिंत रहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मस्ती से, खुश मिजाज तरीके से पढ़ेंगे। जिंदगी में पढ़ाई कभी भी दबाव में नहीं होती है, मेरा यकीन मानिए। और जब कभी आप दबाव के साथ पढ़ने बैठोगे ना, तो एक छोटा सा टॉपिक जो आपको आसानी से समझ में आ सकता है, वही टॉपिक आपके लिए बहुत लेंथी और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। शायद आप में से कुछ लोग एग्री करोगे। मैं क्लास का पूरा टाइमिंग बताऊंगा प्रज्ञा जी, आपके जरूरत की हर वो चीज, चाहे वो टाइम टेबल का मामला हो, चाहे वो सिलेबस का मामला हो, चाहे वो आपकी नोट्स मेकिंग टेक्निक का मामला हो, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, डील है जो कर लेंगे। ठीक है, अब क्लास 1 घंटे होगी, यस, क्लास अपन 1-1 घंटे के साथ में चलाएंगे। दिन भर में आपके 3 से 5 घंटे मिनिमम है जो होने वाली है, और जरूरत पड़ी तो इन टाइमिंग को भी अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर क्लास के साथ में, हर 1 घंटे की क्लास के साथ में आपके साथ में क्या होगा, एक ही साथ में आपके पास में जो है एक एडिशनल एक और होगा सेल्फ स्टडी का। जैसे आज की क्लास है, तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि खाली क्लास में ही पढ़ना है, उसके अलावा अलग से कुछ करना नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, प्रवीण जी यार क्या कर रहे हो, भोले राम की जीव हो क्या मेरी तरह एकदम है? जिस कोर्स को आपने एनरोल किया है, उस कोर्स के ऊपर लिखा हुआ है जेलो, है जी। मतलब आए प्रवीण जी की शादी के बाहर लिखा हुआ है कि आपका सबका स्वागत है, और अंदर जाके पूछते हो कि दूल्हा कौन है। ऐसे नहीं करना। ठीक है, नाउ सो यहाँ पर मेन हमारे सामने बात आती है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, उस समय खुद को एकदम अकेले में रखो, उसमें किसी को इजाजत मत दो कि वो आपको डिस्टर्ब करे। अगर घर में आपके पास अलग से सेपरेट स्टडी रूम नहीं है, तो एक मैं आपसे एक मेहनत करवाना चाहता हूं, अगर आप कर सको तो जरूर कर लेना। एक कॉर्नर पकड़ लो, घर वालों से इजाजत लेके कॉर्नर पकड़ लो, और कुछ नहीं आता है, रस्सी वस्सी आ जाती है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो है ना, उस एरिया को थोड़ा सा कवर्ड कर लो। देखो डिस्ट्रैक्शन मत लाओ, डिस्ट्रैक्शन मत लाओ, बस आपसे इतना चाहता हूं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम चीजों को पढ़ेंगे। देखो दीप जी, अब चलने दो, अब डिमांड मत करो। जेलों की चीज को जेलों के तरीके से करना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। एक चीज सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ाना है, और दूसरी चीज क्लास का टाइमिंग। क्योंकि क्या होता है कि 5 अंगुलियों की 5 फरमाइशें होती है। ठीक है, हम 5, हमारे 5, तो 5 अंगुलियों की 5 फरमाइशें होती है, और ये जो हथेली है ना, ये हथेली फिर भी सबको साथ में लेके चलना प्रेफर करती है। दैट्स व्हाई वी विल डू इट। लेकिन अभी के लिए आप एक बार इसको उस वे में चलने दीजिए। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था, क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा होगा, आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके क्रिकेट का सर्किल है। अटेंशन, एक एक बात आपके पढ़ने के एटीट्यूड को भी रिजेंबल करने वाली है। हर एक बात आपके पढ़ने के एटीट्यूड को भी क्या करेगी, रिजेंबल है जो करेगी। ठीक है, अब देखो, ये आपके क्रिकेट का मैदान है।
आपको पता है क्रिकेट के मैदान के अंदर ये एकदम सेंटर में क्या बना रहता है, पिच बना रहता है, यस और नो, पिच बना रहता है। यहां पर जो है आपका क्रिकेटर जो बैटिंग करने वाला बंदा है वो यहां पर खड़ा रहता है, सामने से बॉलिंग आती है, सामने से बॉलर क्या करता है, बॉल है जो करता है। फीलिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मेरे साथ साथ? जैसे जैसे मैं बोलता हूं, जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे इमेजिनेशन करते जाना, क्योंकि आपका जो जेलो का रिवीजन है ना वो बिना इमेजिनेशन के अधूरा है, ठीक है। वो टेक्निक हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व है जो करनी है। क्लास के एंड में, क्लास के एंड में मैं आप लोगों के डाउट लेने वाला हूं। मेनली कंटेंट वाइज जो टॉपिक है वो मंडे को स्टार्ट होगा, निश्चिंत रहो आप। आज आप बेसिकली ये समझ लो कि हम किस तरीके से अपना रनवे डिसाइड करने वाला है। तो देखो यहाँ से बॉलर बॉलिंग करता है और यहाँ से जो बैटिंग करने वाला क्रिकेटर है जो होता है, आपको पता है ये जो एरिया होता है ना सामने वाला, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को बकायदा कवर किया जाता है ताकि यहां से बैट्समैन को ऑडियंस नहीं दिखे। क्या आप ये बात जानते हो? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि जैसे मान लो इस पिच के ये चारों ओर यहाँ पे पूरी की पूरी ऑडियंस है जो बैठी रहती है, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी क्या है, ऑडियंस है जो बैठी रहती है, सपोज करो। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, दिस पोर्शन, जहां पे सारी ऑडियंस बैठी रहती है, दर्शक, दर्शक दीर्घा बोलते हैं इसको। तो इस दर्शक दीर्घा में से ये वाला जो पोर्शन इसको व्हाइट से कवर किया जाता है, व्हाइट पर्दा इसके आगे लाया जाता है ताकि बैट्समैन की जो है ना, बैट्समैन का आई साइट है, बैट्समैन का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस बॉल पे हो जो बॉलर अपने हाथ से फेंकने वाला है। ये हकीकत है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या चाहे कोई नया बैट्समैन हो, पार्थिव पटेल ही क्यों ना हो, हर बैट्समैन इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखता है। हर बैट्समैन क्या करता है, इस बात का विशेष रूप से। तो सोचो एक प्रोफेशनल बैट्समैन, अटेंशन, एक प्रोफेशनल बैट्समैन कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए इतने बड़े पर्दे का इस्तेमाल जरूरी करवा देता है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि पर्दे को थोड़ा लेफ्ट रो, थोड़ा राइट रो। उस समय इसके पीछे जो दर्शक होते हैं ना, वो ऑब्जेक्शन करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि भाई ऐसे तो हम मैच ही नहीं देख पाएंगे, हम भी पैसा देकर आए हैं, हम मैच ही नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी उनकी कंप्लेन को इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शकों से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरी है उस बैट्समैन का कंसंट्रेटिव होना। अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता, देखो शिखा जी, थोड़ा सा धैर्य रखो। आप लोग है ना एक गलती हमेशा कर बैठते हो। आप लोग आज आपस में बातें करने के लिए आप लोगों ने पैसा थोड़े ना पे किया है। आप लोगों ने पैसा किया है कि क्लास के अंदर हर कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, अप्लाई कर सकें। और बड़ी मुश्किल से आता है भैया, पैसे आसानी से नहीं कमाए जाते। इसलिए पूरा अटेंशन आप बना के रखिए। जिस तरीके से एक प्रोफेशनल बैट्समैन है, इस लाइन को पूरा अंदर तक जाने देना, जिस तरीके से एक प्रोफेशनल बैट्समैन कंसंट्रेशन के बिना अपनी नेचुरल बैटिंग नहीं कर सकता, तो क्या एक स्टूडेंट कर लेगा? जबकि स्टूडेंट का तो सारा खेल ही माइंड गेम है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि पढ़ाई जो है वो सारा का सारा माइंड का गेम है? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट स्टडी इज द only mind game perspective? थैंक यू। अप्रोक्सली 100% इस बात को एग्री करते हैं। तो मुझे बताओ कि एक फिजिकल गेम को खेलने के लिए जब इस तरीके का कंसंट्रेशन जरूरी होता है, तो ये तो इस माइंड गेम को करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? इसलिए मेरी सबसे पहली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं पर भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, अपने उस एरिया को आप क्या कर दो, अपने उस एरिया को अपना एक प्राइवेट जोन बना दो। ठीक है, अपने उस एरिया को अपना एक प्राइवेट जोन है जो बना दो। अगर आपके पास अलग से कोई घर में अलग कमरा नहीं है, तो उसी कमरे के अंदर कर्टेन वर्टेन ऐसा खींच के एक काम कर लो। और अगर अलग कमरा है तब तो वेल एंड गुड है। ठीक है, जब भी पढ़ने आओ उस समय घर वालों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दो, जैसे होटल के बाहर नहीं होता है डू नॉट डिस्टर्ब, DND। देखा है नहीं देखा है? DND मतलब आप उसके बाहर स्टिकर लटका दो, फिर होटल का कोई भी बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे वैसे आप लटका दो DND, और मम्मी को बता देना कि DND का मतलब डू नॉट डिस्टर्ब है। पता चला मम्मी ने कुछ और ही मतलब निकाल दिया, इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। मम्मी ने जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन निकाल DND, अच्छा मतलब अंदर डांडिया खेल रही है, रुक तेरे पापा को बुलाती हूँ अभी के अभी, ऐसा नहीं हो जाए, है ना? तो तो फिर गलत मिस इंटरप्रिटेशन होने के कारण जो है आपका जो अर्थ है उसका अनर्थ है जो हो सकता है। तो DND मतलब उसको ऑब्जर्व है जो करवाना है। पहला नियम आप लोगों की इस क्लास का वो ये है कि आप लोग जब भी इस क्लास को अटेंड करेंगे अपने प्राइवेट जोन में करेंगे।
अब आप में से कुछ कैंडिडेट, सर यार ये ना भी रहने दो, ये हमको पता है, हमें ना, हम ऐसे ही बड़े नहीं हुए हैं, हम छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए हैं, और ये छोटी छोटी बातें हमको पता है, ये बातें जानने के लिए हम इस क्लास में नहीं है। आप में से कुछ कैंडिडेट्स के माइंड में चल रहा होगा, लेकिन मैं बड़े ही प्यार से उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चल भी रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीजों को डील करना है, इसलिए अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। मेघना जी, अगर आप 15-20 मिनट रुक जाएंगे ना, तो आपकी सारी जो टाइम टेबल को लेकर क्वेरी है, आई विल रिजॉल्व इट, ओके, ईच एंड एवरी पार्ट। आप निश्चिंत रहिए, आज मैं डायरेक्टली कंटेंट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बेसिकली आप लोगों का जो है माइंड मेकअप क्या करने वाला हूँ, डील है जो करने वाला हूँ, ओके। हाँ जी सर, यूट्यूब पेपराथन क्लासेस क्लासिंग, देखो यूट्यूब पेपराथन 4-5 दिन की क्लास है, ठीक है। यूट्यूब पेपराथन जो है वो 4-5 डेज की क्लास है और कुछ नहीं है। बाकी की जो चीजें होगी ना, वो आपके लिए मायने रखेगी। 75 डेज तक पेपराथन क्लास नहीं चलेगी। एक बात मान के चलो, जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो तो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होगा, कभी नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ये है कि जो चीज थोड़ा सा फ्रीली ज्यादा रहता है ना, उसके प्रति अटेंशन हम कंपेरेटिवली कम देते हैं। यकीन मानिए, एक आपके सामने पेपराथन क्लासेज है, 7 बजे का उसका टाइमिंग है, 8 बजे का उसका टाइमिंग है, और एक आपने कोई पेड क्लासेस ले रखी है, आप इसी को देख लो। क्या आप अभी लोग आप जाके 7:30 बजे वाली क्लास देखोगे या मेरे साथ यहाँ पे रुकोगे? इस क्लास के लिए आपने पे किया है, तो आप यहाँ पे रुकोगे, क्योंकि आपका माइंड पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, भैया पहिया लग गया है, पहिया, पहिया मतलब पैसे, रुपए लगे हैं। अच्छा ध्यान रखना, आपकी हिंदी व्याकरण भी है, हर शब्द के ऊपर अच्छे से गौर है जो करना है आप लोग, ओके। चलिए, एग्जैक्टली अजरा जी, दैट्स आई एम सेइंग कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी रखोगे, आपको यार वो तो चलो बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन आप इस लाइव क्लास को नहीं है जो छोड़ने वाले। ये ह्यूमन नेचर होता है, तो जो यहां होगा वो तो सिर्फ यहीं पर होगा और कहीं पर भी नहीं होने वाला है। नाउ ओके, हाँ होता है, बिल्कुल प्रेशर भी फील होता है अनिता जी, ये ह्यूमन नेचर है भैया, ये ह्यूमन नेचर है। देखो, आप क्या, सोसाइटी के हर ऑर्गन पर इसका एक इम्पैक्ट होता है। एक छोटा सा स्टोरी आपको फटाफट बता देता हूं मैं 2 मिनट के अंदर। एक होता है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, है ना। अरेंज मैरिज के अंदर मान लीजिए कि दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर भी वो आसानी से उनका रिश्ता टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के अंदर सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा खड़े कर दिए थे। सर वापस बोलो तो, उन्होंने अपनी अरेंज मैरिज में सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा खड़े कर दिए थे। सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब डायरेक्ट विटनेस होता है कि नहीं होता है भाई? हम लोगों के इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अलग अलग तरह के एविडेंस आते हैं, ऑरल भी आता है और डॉक्यूमेंट्री भी आता है, डॉक्यूमेंट्री भी होता है और ऑरल भी होता है। तो ऑरल एविडेंस का मतलब वो जो आपके मेहमान थे, बाराती कह दो, घराती कह दो, तो वो सारे मेहमानों ने आप लोगों को फेरे लेते हुए देखा है। अब इतने सारे आई विटनेस होने के बाद में आसानी से रिश्ता जो है वो नहीं टूट पाएगा। क्यों? हर किसी को आपको इनडायरेक्टली सफाई देनी पड़ेगी, हर किसी को इनडायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा, और माता पिता भी बोलेंगे अरे भाई नाक कट जाएगी, है ना। और जहां पे डायरेक्ट विटनेस नहीं होते, आपकी लव मैरिज को उठा के देख लो, आप आपकी कोर्ट मैरिज को उठा के देख लो, वहां पे रिश्ता तोड़ने में 2 मिनट लगता है, और घर वाले भी बीच में नहीं आते। हमने तो मना ही किया था और कर उसके, कि नहीं नहीं पापा वो अच्छी है, वो अच्छा है और कर, घर वाले भी उल्टा ताना मारेंगे वहां पे। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड हियर, सेम थिंग हैपेंड हियर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें हमारी पढ़ाई को अपनी रियल टाइम जो जिंदगी है उसके साथ कनेक्ट करके ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, बाराती क्या होता है? बाराती सेक्शन 60 होते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट एविडेंस है जो होता है, जो अपनी आंखों से शादी को होते हुए देखते हैं, जो अपने कानों से शादी की सारी शहनाई को सुनते हैं, है ना, जो अपनी सेंसेस से शादी के माहौल को फील करते हैं, है ना, शादी का खाना खाते हैं, शादी में लिफाफा देते हैं, रिसेप्शन पे फोटो क्लिक करवाते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं मैं? देखो मैं बीच बीच में सवाल पूछता रहूंगा। शादी के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? शादी के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। कार्ड, मैरिज इनविटेशन कार्ड। अच्छा, वो तो इनविटेशन है ना भाई। देखो, एक होता है एग्जीक्यूशन और एक होता है ऑफर, अलग अलग है ना, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, और बताओ, फोटोग्राफी। शाबाश अमीषा जी, वेरी गुड। क्या होगा? जो फोटोग्राफी का सीन होता है वो वहां से क्या होता है, आपकी डायरेक्टली क्या हो जाता है, कनेक्ट है जो हो जाता है। जस्ट अ
यस। तो जो फोटोग्राफी होती है वो कैसा होता है, डायरेक्ट एविडेंस होता है। वीडियोग्राफी होती है वो भी डायरेक्ट एविडेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है ना। देखो मैं आप लोगों को है ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते क्लास के अंदर हो सकता है 5 या 10 मिनट ऐसा डिस्कशन करूंगा जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट की बातें भी आएगी, जहां पर सीआरपीसी की बातें भी आएगी। तो आप लोगों को तैयार रहना है वहां पे, आप लोगों को वहां पे क्या करना है, तैयार है जो रहना है। और जब आप मेरी क्लास अटेंड करोगे तो आपके पास सेपरेटली 2 या 3 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। मैं तो क्या करता हूं कि मैंने तो सारे पेजेस को स्टेपल करके एक डायरी बना दी है, और जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो उस समय पेन और डायरी अपने पास में रखता हूं। क्यों रखता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं, कुछ ऐसा भी पूछोगे जो हो सकता है मुझे प्रेजेंट में नहीं पता हो, लेकिन फ्यूचर में आपको बताना तो पड़ेगा, वरना तुम लोग मेरे को छोड़ोगे नहीं, है ना। तो ऐसे केस में मैं लिख लेता हूं। तो जब मैं भी लिख रहा हूं तो तुम्हारी क्या कहते हैं उसको, अच्छापन, तुम्हारी बड़प्पन ये भी कहता है ना कि तुम भी क्या करो, जब भी क्लास के दौरान कोई पॉइंट है उसको नोट डाउन एचू कर लो। आप उसको क्या कर ले, नोट डाउन कर ले। जैसे अभी थोड़ा सा बातचीत हुआ डायरेक्ट एविडेंस सेक्शन 60, तो आप में से जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप में से जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो क्लास के बाद में चेक करेगा कि यार उन्होंने बोल तो दिया कि भाई शादी के अंदर आई विटनेस होते हैं बाराती वाराती, क्या वाकई में इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है क्या, और लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, और जितना लिखा हुआ है उसके अलावा और कौन सी चीज है जो सर ने हमको नहीं बताई। तो वो क्या करेगा, खुरापाती करेगा। एक सच बात बता रहा हूं, एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टूडेंट का खुरापाती होना बहुत जरूरी है ना। अब ये मत कहना कि सर व्हाट इज दिस खुरापाती, वी कम फ्रॉम ब्रिटेन एंड यूएसए, वी डोंट नो व्हाट इज खुरापाती। तो जितने भी अंग्रेजी प्रजाति के प्राणी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी व्याकरण का पेपर है ना, 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे, 75 क्वेश्चंस। और वहां पे तुम बोले ना हाउ वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वो स्पीक इन हिंदी, वो बाहर निकाल देंगे तुमको। आई बात समझ में। अच्छा आपका इंटरव्यू और होगा, और इंटरव्यू लेने वाले हमारे पूरे चाचा जी ताऊ जी होंगे जो राजस्थान के, जो कोई प्रोफेसर वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस के अंदर आपको हिंदी के ऊपर भी कमांड बना के रखना पड़ेगा, है ना, वरना वो खुरापाती बन जाएंगे। तो उनके खुरापाती बनने से पहले तुम बन जाओ, ठीक है। मेरा इन द सेंस कि ये है कि ये वो कैंडिडेट्स होते हैं ना जो एक जगह पे जाके सिर्फ वही काम नहीं करते कि इस काम के लिए उनको भेजा गया था, वो उसके साइड के काम भी करता है। तो वैसे कि वैसे तुमको करना है। जैसे आज मैंने सेक्शन 60 बोला तो आपको वापस कनेक्ट है जो करना। ओके सर बचपन में बताया गया था डिक्शनरी देखते टाइम एक आगे एक पीछे को भी वर्ड्स थे। हाँ एग्जैक्टली अनिता जी, बिल्कुल सही बात है। आगे पीछे का भी देखो, हमेशा ऑब्जर्व करो कि वहां पे जहां पे तुम जा रहे हो कैसे होगा, किस तरीके से है जो होगा। अनन्या जी जो है उनका मन बड़ा चंचल है। सर ये तो ठीक है, आप ये बताओ कि आप नोट्स अपलोड करोगे क्या अलग से फॉर जेलो वगैरह के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास के अंदर जो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, वही आपके लिए सब कुछ है। सबसे पहला काम तो ये नोट्स अलग से प्रोवाइड कराना, ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है। जैसे 136 नहीं होता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही बता दो, पहले ही दिन क्लियर कर देता हूं मैं। देखो इनका सवाल था, किनका सवाल था, अनन्या जी। एक तो है ना, एक दूसरे के नाम के अंदर ही तुम लोग आधी हिंदी व्याकरण सीख लोगे, सच बता रहा हूं। एक दूसरे के नाम का अर्थ और अनर्थ निकाल दोगे ना, तो उसी के अंदर तुम्हारी आधी से ज्यादा हिंदी ठीक हो जाएगी। जो कैंडिडेट्स क्या, ये फॉर्मूला है, ये बड़ा ही खतरनाक ब्रह्मास्त्र है। तो अनन्या जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सर नोट्स आप अपलोड करोगे कि नहीं करोगे, नोट्स आप अपलोड करोगे। अच्छा ये डाउट और भी कई कैंडिडेट्स का होगा, है ना, अपलोड करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से है कि आपका जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में जज की मनमानी चलती है। क्या चलती है, जज की मनमानी चलती है। देखो मुझे आपको सेक्शन रिकॉल करवाना है, और सेक्शन रिकॉल करवाने के लिए मैं हर तरीके के शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करूंगा, और आप लोगों को मुझे इजाजत देनी पड़ेगी। दोगे कि नहीं दोगे, हाँ या ना। आप लोगों को सेक्शन माइंड के अंदर सेट करवाने के लिए मैं हर तरीके से शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करने वाला हूं, चाहे वो रेंज मेथड हो, इंटरलिंकिंग मेथड हो, चैप्टर लिंकिंग मेथड हो, कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग मेथड हो, या फिर किसी प्रैक्टिकल जैसे कनेक्टिविटी हो, चाहे न्यूज़पेपर के साथ में कनेक्टिविटी हो, हर वो चीज हम डील है जो करने वाले हैं। ओके सो बी रेडी फॉर दैट। तो जज की मनमानी चलती है, इंडियन एविडेंस एक्ट में जज की मनमानी चलती है। जैसे उदाहरण के लिए, जब उसकी मर्जी आएगा कोई भी सवाल पूछेगा, जब उसकी मर्जी आएगा कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा देगा 165।
उसकी इच्छा होगी उस ऑर्डर के अंदर एविडेंस को मंगवाएगा कि पहले ये विटनेस के बयान रिकॉर्ड होंगे, फिर उसके होंगे, पहले ये एविडेंस आएगा, बाद में ये एविडेंस आएगा। अपनी मर्जी से वो कुछ भी तय कर सकता है। 136 यहाँ पर भी उसकी क्या चलती है, एक तरीके से मनमानी है जो चलती है। इतना ही नहीं, और भी कई सारे पॉइंट होते हैं जहां पर जज क्या कर सकता है, डीले जो कर सकता है कि ये चीज को अलाउ करनी है कि नहीं करनी है। जहां कहीं पर भी लीव वर्ड लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द कोर्ट लीव, आप समझ जाना कि वहां पर जज की मनमानी है। और आपको बता दूं, ये जज की मनमानी सिर्फ एविडेंस लॉ में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा फुर्सत निकाल के सीपीसी या सीआरपीसी को खोजोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जज की मनमानी वहां पर भी है, जहां कहीं पर भी डिस्कशनरी पावर है जो आती है। तो जिस तरीके से 136 एविडेंस लॉ है, जिस तरीके से 165 एविडेंस लॉ है, ठीक उसी तरीके से नोट्स के मामलों के अंदर हमारा डिस्कशन पावर है। ठीक है, मतलब ये कि मैं प्राइमा फेसा आपको नोट्स क्लास के अंदर दिखाने वाला हूं। ठीक है, क्लास के अंदर हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। रेगुलर क्लास में क्या होता है, मैं नोट्स हाथ से बनवाता हूं, ड्रॉ करता हूं, बट आपके केस में आपके पास समय है कम, तो इसीलिए इस पर्सपेक्टिव के लिए आपके सामने जो क्या होगा, वो जो है नोट्स का रेडीमेड फॉर्मेट आएगा और उसको मैं एक्सप्लेन है जो करूंगा बेरेट के साथ में। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, क्या आपके मन में किसी कैंडिडेट का ये सवाल है कि सर आप बेरेट की लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझाओगे क्या ये डाउट है किसी के मन में? नहीं, फर्स्ट डे ही सारी बातें क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट डे ही सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। ये डाउट कितने कैंडिडेट्स के मन में है कि क्या सर आप हमको वर्ड टू वर्ड बेरेट पढ़ के समझाओगे क्या? हाँ या ना बताओ, ये डाउट है किसी के मन में? ओके, 30% या राउंड ऑफ करूं तो मैं 40% कैंडिडेट्स के मन में डाउट है, तो मैं क्लियर कर देता हूं, इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो, क्योंकि देखो, एक बड़ा पेड़ तैयार करने में और एक रेडीमेड पेड़ को एक जगह से लाकर दूसरी जगह लाने में फर्क होता है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें समय सीमा के साथ में रहकर चीजों को डील करना है। लेकिन जहां पर कुछ मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन लगे जो मुझे लगता है कि इसको अगर आप जब तक बेरेट की लैंग्वेज के डील नहीं करोगे तो फिर इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, वहां पे यस आई विल डू दैट, मैं डेफिनेटली वो करने वाला हूं और बेरेट की वर्ड टू वर्ड की लैंग्वेज आपके सामने में रखूंगा, स्क्रीन पर बेरेट बकायदा लेकर आऊंगा और फिर उसको रीड आउट भी करूंगा। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस नोट्स वाला आप आंसर ये रहेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, रेडीमेड। अब फिर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको चीज विच कर लो, फॉलो कर लो। ठीक, और दूसरी चीज ये आई विल ट्राई कि जो अपना लिंकिंग ऐप है उसके अंदर मैं आपको अलग से ये सेगमेंट है जो प्रोवाइड कर लूं, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, वहां से रिवीजन कर सकते हो, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी रहेगा ऐप के अंदर ही, यानी कि इंटरनेट नहीं भी होगा तभी भी आप उसको क्या कर पाओगे, पढ़ सकोगे। ओके सर, इज दिस ऑल्सो हेल्पफुल फॉर जुडिशरी? 100% इट इज हेल्पफुल सर। आरजेस सपोज करो, आरजेस इंक्लूड जेएलओ, आप ये कह सकते हो आरजेस इंक्लूड जेएलओ, तो डेफिनेटली अपने आप में क्या होगा, ये आपके लिए यूजफुल है जो होगा। अभिषेक जी, लिंकिंग ऐप में कोई वीडियो नहीं है, वीडियो सिर्फ अनअकैडमी ऐप में। लिंकिंग ऐप अभी आपके लिए कंटेंट बेस्ड चीजों को डील है जो करता है। ठीक है, अच्छा ये हुई दूसरी बात। हाँ जी, किसी के पास इसका अर्थ का मतलब है क्या, क्या होता है इसका अर्थ? ये आपके बेरेट में एक शब्द भी आता है अनन्यता, उसका हिंदी वर्जन है। क्या कोई है जो मुझे इसका अर्थ बता सकता है? अलग जगह, और नाम का कोई मतलब नहीं होता। किसने कह दिया नाम का कोई मतलब नहीं होता? अरे तुम्हारा नाम है आयुष, शादी के कार्ड में लिखते नहीं लिखते हैं आयुष्मान, लिखा जाता है कि लिखा जाता है? अलग अलग अर्थ है। अनंत, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करो, थोड़ा सा, अब देखो ये हमारे ये अभिषेक जी, सर दूसरों के साथ अन्याय करने को अनन्य कहते हैं। वाह, कहां पाई जाती हो तुम? तुम्हारे चरण कमल लाओ, मैं लिंकिंग लॉ तनसुख से टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं। हैं, जिसके साथ अन्याय करता है उसको अनन्य बोलते हैं। गड़बड़ी हो जाएगा। तब तो तुम्हारे नाम का अर्थ भी यही निकलना चाहिए, अभिषेक। जो अभी के अभिषेक करता हो, अभी के अभिषेक पीता हो उसको अभिषेक, उसमें तुम्हारा अर्थ भी यही निकल जाएगा। देखो मैं तुमको चेतावनी दे देता हूँ कि लॉ के सेगमेंट में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हिंदी व्याकरण के मामले के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साथ साथ डील है जो करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपसे बेसिक बात पूछी है ना, ये आपके जेलों के इंटरव्यू का भी पार्ट रहता है। कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेता है, अच्छा भाई तुम्हारे नाम का कोई अर्थ वर्थ होता है कि ऐसे ही चल रहे हो, वो पूछ लेते तुमसे। तो
तो बी रेडी फॉर दैट। खैर चलिए जो भी है, नाउ कमिंग बैक, यहां पर हमारे लिए जो एस्पेक्ट आने वाला है वो ये है कि नंबर 1, आप लोगों को जब पढ़ाई करनी है उस समय आप इस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, एट दैट टाइम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। देखो मैं क्लियर कह रहा हूं, तुम्हारे घर वाले ही है ना तुमको ताना मारने वाले हैं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। वो बोल देंगे कि क्या हो गया यार, तू ना तो जुडिशरी निकाल पा रहा है, ना कोई दूसरा एग्जाम, ना जेलो निकाल पा रहा है, ताना मारेंगे। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बुरा लग रहा होगा लेकिन क्लियर कह रहा हूं। इसीलिए अभी अपने पढ़ाई के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई कर दो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई कर दो, नो कॉम्प्रोमाइज विद स्टडी। 75 डेज है, अगर किसी की शादी वादी में नहीं भी गए, अगर इधर उधर नहीं भी घूमे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात ध्यान से सुन लेना, ये बात अच्छे से माइंड के अंदर क्या कर लो, नोट कर लो। एक फील करवाऊं, एक इमेजिनेशन कराऊं तुम लोगों को मैं, करो आंखें बंद और मेरे साथ साथ इस बात को गो थ्रू करना। क्लोज योर आइज। अभी तुम लोगों ने जेलो का फॉर्म है जो फिल कर दिया, एक अलग एक्साइटमेंट के साथ में। आपका मन ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं यार, जुडिशरी ना से अपन जेलो तो एक बार निकालें। ये सोच के तुमने फॉर्म है जो फिल कर दिया, जो भी इसकी 600-700 फीस थी वो भी आप लोगों ने भर दी। आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा या नहीं पे देखा कि अच्छा कोई अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट बैच वैच भी चला रहे हैं। आपके मन में एक बात आई कि यार सब लोग क्लासेस ले रहे हैं, अगर मैंने नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। इसलिए आपने जैसे तैसे करके पैसों को मैनेज किया और आपने कोई भी क्लास ज्वाइन कर ली। लगभग 75 डेज या 2 महीने 3 महीने क्लासेस चली, फिर आपके वो दिन आया जिस दिन आपके प्रीलिम्स, आपके जेलो का एग्जाम था, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। 2 दिन के अंदर 4 पेपर होने वाले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और एग्जाम देने के लिए आप में से कई लोग इधर उधर बाहर से भी आए, ट्रेन के धक्के खाते हुए, बस को सफर करते हुए। वहां पर भी पैसा लगा क्योंकि आने का, जाने का, खाने का, पीने का, ठहरने का, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वहां पर भी आपने पैसा पे किया। फिर हुआ एग्जाम का टाइम, एग्जाम आपने फेस किया, कुछ सवाल अच्छे हुए, कुछ सवाल गड़बड़ हुए, फिर भी मन के अंदर एक पॉजिटिव होप हो जाएगा। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, कुछ कैंडिडेट्स के नाम रिजल्ट के अंदर नहीं थे। अब आप अपने मोबाइल के अंदर उस पीडीएफ को देख रहे हो जो आरपीएससी ने ऑफिशियली निकाली है, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। आपने उस पीडीएफ को एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, नाम उसके अंदर नहीं है। फिर आपके माताजी, आपके ब्रदर, कोई भी फैमिली मेंबर आपके पास आते, क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा? आप चुपचाप निकल जाते हो वहां से। रात को सब लोग सो गए, आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही है और आंखें खुली भी है और गीली भी है, पानी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू के लिए तुम क्वालिफाई नहीं हो पाए। जुडिशरी की वैकेंसी आ नहीं रही, आ रही है तो आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाए। जेलो जो कि 3600 ग्रेड पे का एक छोटा सा पोस्ट था वो भी आप क्रैक नहीं कर पाए। मन है ना, यहां से आपको धिक्कारेगा। आप इमेजिन कर पाए मेरे साथ साथ इस बात को? आप लोग क्या इस बात को फील कर पाए जो मैंने पिछले 2 मिनट में कहा? आंख में से आंसू निकलेंगे, ध्यान रखना, अगर हमने इस बार अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को साबित नहीं करके दिखाया तो। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि अपना घर के अंदर एक कॉर्नर ढूंढ लो और वो कॉर्नर आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। उस कॉर्नर में बैठ के जो है ना अपना प्लान तैयार कर लो। आपकी मंजिल 100% आप लोग अचीव करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूं उनको फॉलो करते हुए जाना। देखो पढ़ाई सभी लोग करेंगे, लेकिन स्मार्टनेस वाली पढ़ाई, मेडिटेशन वाली पढ़ाई, लिंकिंग वाली पढ़ाई अगर आपने फॉलो करनी स्टार्ट कर दी तो यकीन मानिए एक चीज के साथ आप 10 चीजों को डील करेंगे और वही वो एस्पेक्ट होगा जो आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा। और ये 100% ट्रूथ है, ये 100% जो है वो सच है जो होने वाला है। ठीक है, 7-10 दिन में ऐसे ही चार्ज करिए, 100% होगा। आप निश्चित रहिए प्रीति जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में ना एक एनर्जेटिक और इफेक्टिव पर्सनैलिटी भी बनाना चाहता हूं।
पूछताछ भी करूंगा मैं आप लोगों से, आपके पूछने का तरीका, आपके प्रेजेंटेशन का एटीट्यूड और हर चीज पे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो 2.5 महीने की क्लासेस होगी वो सिर्फ आपके एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस नहीं है, वो आपके इंटरव्यू का भी एक ओरिएंटेशन है जो होने वाला है। ये राजस्थान सरकार वाले इलेक्शन करवा रहे हैं और ये तो जितना जल्दी होगा इस वैकेंसी को क्लोज करने पे लगे हुए होंगे। दैट्स व्हाई मौका छोड़ना नहीं है, मौका छोड़ना नहीं है। शुरुआत हमेशा स्ट्रांग होती है, मान के चलना। आज रात को जब तक अपना प्लान नहीं बनाओ, जब तक ये डिसाइड नहीं करो कि ये इस पोर्शन के अंदर मुझे रहना है, लिंकिंग चार्ट्स अगर आपके पास में है तो लगा दो, नहीं है तो मंगवा के लगवा दो, क्योंकि वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स हमें मोटिवेट करती रहती है 24 घंटे 7 दिन कि आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट अच्छे तरीके से डील करना ही करना है। शुरुआत करेंगे हम आज। हमारा पहला एपिसोड हमारे लिए बहुत मायने है जो रखता है। किसी को भी इजाजत मत देना कि वो आपकी पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब कर ले। ध्यान से लिख लेना ये बात। No one should be allowed to interfere while you are making the plan of your journey regarding the success in JLO examination, in APO examination or the judiciary examination. इसलिए शुरुआत हमारी शानदार होगी ना? तो मेरे साथ 2 लाइनें दोहरा दोगे? आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अरे आन बान शान या की जान का हुदान, आज एक धनुष की नोक पे उतार दो। और वही आरंभ, वही शुरुआत, वही बिगनिंग हमें करनी है। देखो एक बात मैं तुमको बता देता हूं, जो ट्रैक होता है ना, रनिंग ट्रैक, उस रनिंग ट्रैक के अंदर दौड़ते तो सारे धावक हैं, लेकिन उसमें से एक धावक ऐसा होता है, धावक यानी कि दौड़ने वाला, रनर, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो इतना लास्ट मोमेंट पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है कि उसी राउंड को वो क्या कर देता है, कम टाइम में कवर कर देता है। दैट्स रियली बेटर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं हमारे मेन सेगमेंट को। अपने स्टडी रूम का सफाई भी खुद करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के अपने हाथ से चाय बनाना, क्योंकि जब आप चाय बनाते हो ना, उस समय आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वार्म अप हो रहा होता है कि भाई ये चाय बना रहा है, इसका मतलब अब ये मेरे को पढ़ने के लिए बैठाएगा, वो तैयार हो जाता है। वो क्या हो जाता है, तैयार है जो हो जाता है। ठीक है, यही बात हमें क्या करनी, ऑब्जर्वेटिव करनी है। नहीं, कभी कोई कम नहीं होगा। सो लेट बिगिन। अब क्या करते हैं, अपन मेन सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पढ़ाई जो है ना, वो शुरुआत होती है बाउंड्री लाइन को स्टार्ट करने से। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम हमारे सिलेबस के प्रति पूरा एक्वेंट हो जाए, पूरा एक्वेंट हो जाए। जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने एक आपका पेपर 1 आने वाला है। पेपर 1 कनेक्टेड होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत के संविधान से कनेक्ट होगा। तकरीबन 150 MCQ इस पेपर में से पूछे जाएंगे। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखना पड़ेगा। देखो जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, वहां पे थोड़ा सा लाइट डिसीजन मेकिंग है तो भी चल जाएगा। आपने ऑप्शन 2 चूज कर लिया, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें से नंबर नहीं आएगा। लेकिन जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपका एक गलत जवाब नंबर देके तो नहीं जाएगा, लेकिन नंबर लेके जरूर चला जाएगा। ओके, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक कैंडिडेट्स वो क्या करता है, एग्जाम में 150 के 150 सवाल टिक कर देता है। उसका ये फिलोसॉफी कि भाई 4 गोले हैं, 1 2 3 4, है ना। यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है कि सपोज करो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 सवाल आ गए और 3 सवाल में से मैंने तीनों में तुक्का मार दिया। हुक एंड क्रुक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में तुक्का मारना। तो इस बंदे ने क्या कर दिया, यहाँ पे तुक्का लगा दिया, यहाँ पे तुक्का लगा दिया और यहाँ पर भी तुक्का मार दिया। ये बंदा कितना आशावादी है, जरा सुनना, कितना ऑप्टिमिस्टिक। ये कहता है कि मैंने 3 तुक्के मारे, एक भी तुक्का सही लग गया तो मेरे बाकी के 2 गलत चीजों को भी वो सेट ऑफ कर देगा, है ना। जैसे मान लो ये सही हो गया तो ये और ये दोनों अपने आप सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ना कुछ लेना ना कुछ देना। ठीक, और वो साथ साथ ये भी कहता है लेकिन एक की जगह जैसे 2 तुक्के मेरे सही हो गए तो मैं जीत में आ जाऊंगा।
इसलिए इस बंदे ने 150 में से 150 सारे अटेंड कर लिए, सारे अटेंड कर लिए। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये मेरा एक अलग अनुभव रहा हुआ है, स्टूडेंट से प्राप्त किया हुआ। लॉ के स्टूडेंट की इतनी बड़ी बदनसीबी है, लॉ के स्टूडेंट की, बाकी के कैंडिडेट्स का, उनके केस में उनका नसीब रहता होगा, हम लॉ वालों के हालात के केस में भगवान ने इतना श्राप दे रखा है कि जब भी हम तुक्का मारते हैं ना, वो तुक्का हमेशा गलत हो जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं कि जहां पर हम लोग तुक्का लगा के आते हैं ना, वो तुक्का हमेशा गलत हो जाता है। आप में से कितने लोग एग्री करेंगे? इसलिए आप लोग ये गांठ बांध लो कि भैया इस भरोसे तो रहना मत, इस भरोसे तो रहना मत कि 3 तुक्के लगाएंगे, एक तुक्का सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो तुक्के लगाए थे उनको सेट ऑफ कर देगा, ऑर्डर 8 रूल 6 कर देगा। भाई ये बंदा यही तो सोच के चल रहा था ना। इसने कहा कि एक राइट तुक्का मेरे 2 गलत तुक्कों को क्या कर देगा, ऑर्डर 8 रूल 6 कर देगा, ऑर्डर 8 रूल 6 कर देगा। ऑर्डर 8 रूल 6 क्या होता है? ऑर्डर 8 रूल 6 होता है सेट ऑफ करना। ठीक है, ये याद रखना। अगर आप सुबह पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप रात को एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हो, हाँ या ना? तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग ऑर्डर 8 रूल 6, आप सेट ऑफ कर रहे हो वहां पे, आप चीजों को क्या कर रहे हो, सेट ऑफ है जो कर रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हमें ये ना, ये मेथड फॉलो करना ही नहीं है, ये हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगा। सर मुझे तो हमेशा तुक्के में सी ऑप्शन ही सही लगता है। ये भी एक नई बीमारी है जो सिर्फ स्टूडेंट प्रजाति में पाई जाती है। ऐसा भी होता है, कुछ स्टूडेंट को ए सही लगता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं यार मैं आज बालाजी के मंदिर में आया हूं तो इसका मतलब बी फॉर बालाजी, तो बी सही होगा। कुछ स्टूडेंट को बी लगता है, कोई कहते नहीं मैं तो देवी माता की चरण धो करके आई हूं तो डी सही होगा। तो होता ये एक विचित्र बीमारी, इसका इलाज वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, अभी तक इसका इलाज मिला नहीं है। खैर जो भी है, वापिस आ जाते हैं अपन। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस बात को ऑब्जर्व करना है, इस बात को ऑब्जर्व करना है कि हर चीज के अंदर हमें अपना एक आउटपुट निकालना है, और जहां पर हम कॉन्फिडेंटली चीजों को डील कर पाएंगे, जहां पर हमारा डिसीजन प्रॉपर होगा, वहां पर है जो हम जाएंगे। तो हमें सबसे पहले डील करना है सिलेबस। देखो घर से निकलने से पहले जो कैंडिडेट्स, जो ड्राइवर एक बार जीपीएस पर लोकेशन देख लेते हैं ना, तो वो हमेशा फायदे में रहते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप घर से निकल रहे हो, सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हो, और अगर आपने लोकेशन नहीं देखी, आजकल लोकेशन में पता है जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है रेड लाइन आ जाती है, हमको पता चल जाता है कि भाई इस रास्ते पे अपन को जाना नहीं, यहाँ पर आज ट्रैफिक ज्यादा है। ज्यादा लंबा चौड़ा रेड लाइन, इसका मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमें इससे दूरी बना के रखनी है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर भी होती है। इसीलिए जिस तरीके से घर से निकलने से पहले जीपीएस के माध्यम से हमको लोकेशन ट्रैक करना होता है, उसी तरीके से किसी भी पढ़ाई के सेगमेंट को शुरू करने से पहले एक बार उसके सिलेबस पर अच्छे तरीके से हमें कमांड बनानी पड़ती है, एंड दैट वी विल डू, और वही हम करने वाले हैं। तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले आपका जो काम रहने वाला है, वो आपका काम स्टार्ट होगा रेंज के माध्यम से। ठीक है, रेंज क्या होती है? सीधी सी बात है, जहां से कोई चीज शुरू होती है और जहां पर जाकर खत्म होती है, उसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेंज है जो बोला। जैसे आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट्स की रेंज क्या है? तो ये आपके आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 35 तक चला जाता है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर क्या होता है, आर्टिकल 35 तक है जो चला जाता है, ये इसकी रेंज है। अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो क्या होगा, 36 से स्टार्ट होता है 51 तक चला जाता है, ये इसकी रेंज है। और आपने देखा होगा पेपराथॉन के अंदर कि आपके मोस्ट ऑफ आपके कई सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट रेंज से पूछे गए कि बताओ भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से कहां तक दे रखा है, आ रखा है आपके सामने। तो वैसे और भी चीजें पूछी जा सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो आपको पता है 51A, ये नया आर्टिकल था, पहले था नहीं। तो इसके एक तरीके से क्लॉज ए से लेकर कहां तक जाना पड़ता है, क्लॉज के तक जाना पड़ता है। 51A के क्लॉज के तक जाना पड़ता है, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी, ये इसकी रेंज है। तो हर चीज के अंदर क्या आता है, उसकी रेंज का सेगमेंट होता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है इसी पार्ट का डील करता है, इसी बात को क्या करता है, डील है जो करता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ना एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली और कुछ नहीं है, ये आपके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सा एक रेंज एनालिसिस है। ओके, देखिए सर एडीए भी मैं क्लास के एंड में बात करूं निधि जी, अभी जस्ट 5 मिनट बाद के अंदर मैं आप लोगों को 10 मिनट का एक टाइम दूंगा,
जहां पर मैं आप लोगों से बातचीत है जो करने वाला हूं। ठीक है, देखिए अब ये आपके संविधान का अपने आप में क्या है, रेंज का मामला है जो आता है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, पार्ट 6। तो ये सब क्या है, जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य वगैरह वगैरह। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से बताना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। 2019 के अंदर जो पेपर आया था, उसके अंदर इन लोगों ने जो लिमिटेड टॉपिक थे उसके बियॉन्ड एक भी सवाल नहीं पूछा। ठीक है, एक भी सवाल जो नहीं पूछा। लेकिन 2013 का टॉपिक थोड़ा सा एक्सेप्शन था। वहां पे उन्होंने कुछ बातें जो है बाहर की क्या कर ली, पूछ भी ली, बाहर की क्या कर ली, पूछ भी ली। तो मन में एक सवाल आता है कि सर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाए, या सिर्फ वो टॉपिक पढ़ के जाए जो उन्होंने सिलेबस में स्पेसिफिकली दे रखा है ना। सिलेबस में स्पेसिफिक, जैसे कृतिका जी की भाषा में कहूं तो सर आरपीएससी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है ना, वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, यहाँ पर सीधी सी बात आती है कि हम प्राथमिकता सेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रायोरिटी है जो सेट करने वाले। प्रायोरिटी पर मैं आपके सिर्फ वही टॉपिक करूंगा जो जनरली एग्जाम की पर्सपेक्टिव से हमारे सामने आते हैं, क्योंकि मेन वेटेज हमारा उसका है। सिर्फ 5 या 6 सवाल अगर बाहर से आ जाते हैं तो उन 5 या 6 सवालों के लिए मैं बाकी के 145 सवालों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो फर्क पड़ता है। अगर हम जरूरत से ज्यादा वेटेज सभी को दे देंगे, जैसे सपोज करो आज मेरे सामने 10 लोग खड़े हैं और मैं कहता हूं मैं आप सभी को बराबर 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 टाइम दूंगा, तो कहीं की पता है मैंने क्या किया, मैंने सबको बराबर टाइम देने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसमें मैंने कम समय दिया, और ये हमारे लिए नुकसानदायक करेगा। ओके, अनिता जी आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट के सवालों को ही देखना है, 2013 का 2019 वाला, बराबर वही आपको देखना है इसके अंदर। तो ये रेंज आज आप लोगों का एक होमवर्क है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिकली इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं, एलएलबी के दौरान भी हम लोगों को पता है। गजानंद जी आपकी रिक्वेस्ट है ना, मैं वैसे आपके यूट्यूब चैनल पर भी दिखा चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी दिखा चुका हूँ, क्लास के एंड में बता भी दूंगा। एक मैसेज बार बार मत करो यार, मैंने आपकी बात सुन ली, थोड़ा सा धैर्य रखो, आई विल गेट बैक टू यू। ओके नाउ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यूट्यूब के कमेंट्स करने वाले कैंडिडेट्स में और प्लस क्लास के कमेंट्स करने वाले कैंडिडेट्स के अंदर एक अंतर होता है, एक अलग तरह की डिग्निटी होती है, एंड आई डेफिनेटली नो कि वो डिग्निटी आप लोगों में है। तो यहाँ पर आपके टोटल 22 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, और अगर बात की जाए नए पार्ट्स को एड ऑन कर लिया जाए, जैसे आपके फंडामेंटल ड्यूटी वाला पार्ट है, या फिर आपके पंचायत म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पार्ट है, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, 25 है जो यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारे जो पार्ट्स है ना, आपको अंदर के कंटेंट को मैं धीरे धीरे बाद में रिकॉल कराऊंगा, लेकिन ये रेंज मुझे कल की क्लास से पहले क्लियर चाहिए। ये जो आपको रेंज दे रखी है ना कि कौन कौन सा मामला कहां कहां पर आता है, कौन कौन सा पार्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है, तो ये आप लोगों को कल की क्लास से पहले कवर करके आओगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं तरीका बता देता हूं इस तरीके को करने, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली ऑब्जर्व कर रखा है। आपके शुरुआत का जो पार्ट है यूनियन टेरिटरी वाला, सिटीजनशिप वाला, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बाद में यूनियन, उसके बाद में स्टेट, स्टेट के बाद में आपके जो यूनियन टेरिटरी का सेगमेंट होता है वो वाला पार्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर वहां पर आपके बीच में जो आपकी पंचायत है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है वो रह जाएगा, फिर फाइनेंशियल रिलेशन का पार्ट रह जाएगा। तो दैट विल बी डील। सर ये बहुत प्रॉब्लम है, सबको तुरंत अपने डाउट, हाँ प्रीति जी बिल्कुल आते हैं उस टॉपिक पे। देखो वो अपनी जगह पर सही है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को हम धीरे धीरे अपने आप में क्या करेंगे, मोल्ड जो कर देंगे। तो पार्ट 11 आपकी यूनियन स्टेट का रिलेशन, पार्ट 12 आपकी फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में, सर्विस रिलेशन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा टेक्निक बताता हूं मैं आपको, चलिए ये तो मैं आपको आज ही बता देता हूं। देखो कई बार कुछ चीजें याद नहीं होती ना, तो उन चीजों को डील करने के लिए हम थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे देखिए ये है आपके यहां पर यूनियन और ये है स्टेट, दो शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला शब्द कौन सा है, यूनियन, यूनियन यानी कि आपका केंद्र, और दूसरा आपका स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक रिलेशन स्थापित करता है। वो क्या करता है, एक रिलेशन जो है स्टैब्लिश करता है। आप अगर मोटा मोटी रूप से देखोगे ना तो आपको कई सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो बेसिकली रिलेशन से कनेक्ट होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहां पर बात की जाए लेजिस्लेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध जिसको बोलते हैं अपन। फिर तीसरा वित्तीय संबंध जिसको आप बोल सकते हो फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। फिर आप देखिए सर्विस रिलेशन, सर्विस से पहले एक अपन काम और ऐड कर देते हैं ट्रेडिंग रिलेशन, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग रिलेशन। फिर इसके बाद में एक और टॉपिक सर्विस रिलेशन, यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी, तो सर्विस रिलेशन ये भी टॉपिक आपके सामने यहां पर है जो आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसको लेके चल जा सकते हो इमरजेंसी रिलेशन। इमरजेंसी रिलेशन पता है ना, जब इमरजेंसी लगती है तो स्टेट के मामलों के ऊपर जो आपका यूनियन है वो अतिक्रमण कर लेता है, इमरजेंसी रिलेशन। इमरजेंसी में यूनियन स्टेट के रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अमेंडमेंट रिलेशन, अमेंडमेंट का भी आपको पता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में 97 अमेंडमेंट आया, ठीक है। लेटर जाके सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट रिलेशन को फॉलो नहीं किया गया था। अमेंडमेंट रिलेशन ये कहता है कि ऐसे मैटर जहां पर स्टेट का हित, स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहां पर आधे से ज्यादा राज्यों की आपको क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने नहीं ली, तो इस तरीके से क्या चला गया, मामला गड़बड़ चला गया, अमेंडमेंट वाले रिलेशन। तो आप नोटिस कीजिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हमने संविधान को एक नए नजरिए से डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। यहां पर हमने संविधान को एक नए नजरिए से डिवाइड है जो कर दिया। रिलेशन पॉइंट, यूनियन और स्टेट का रिलेशन। अब यहां पे कौन सा बन गया, ये पार्ट 11 उसका पहला चैप्टर, ये पार्ट 11 उसका दूसरा चैप्टर, ये आपका 12वां चैप्टर, ये आपका 13 चैप्टर, ये आपका 14 चैप्टर, ये आपका 18 चैप्टर इमरजेंसी वाले पार्ट को लेकर, ये आपका चैप्टर नंबर 20। तो इन दिस वे द होल थिंग हैज बीन डिवाइडेड, द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये एक टेक्निक होती है। अगर आप सीधे तरीके से किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे हो तो उस टेक्निक को ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर क्या ऐसी चीजें इसको अलग से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि यार यूनियन और स्टेट की रिलेशन क्या क्या हो सकता है, और आपके माइंड में ये सारी बातें आई, सर्टेनली दिस थिंग विल हेल्प यू। डेफिनेटली ये चीज आपको क्या करने वाली, हेल्प है जो करने वाली है। ओके, दिस इज द मेन थिंग। अब मैं आपके वन बाय वन जो रेस्पेक्टिव डाउट्स हैं उनको डील करने वाला हूं, ठीक है जी। चलिए ओके नाउ, अब आप अपना कोई भी सवाल है जो पूछ सकते हैं। देखो तैयारी चलेगी, आप निश्चिंत रहो। मंडे से हमारा पूरा कंसेप्ट जो है वो क्या रहने वाला है, सब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहने वाला है। आप लोगों से जब नेक्स्ट क्लास में मेरी मुलाकात हो तब आप क्या करेंगे, आज आपको मैंने पहला होमवर्क दिया है। पहला होमवर्क क्या है, मुझे रेंज चाहिए, रेंज चाहिए, और जो कैंडिडेट्स रेंज करके आएगा मुझे पता चल जाएगा उसकी सीरियसनेस किस लेवल की है, उसकी सीरियसनेस किस लेवल की है। लिंकिंग चार्ट्स का पूरा सदुपयोग करो। लिंकिंग चार्ट्स का आप में से कितने कैंडिडेट्स के पास में है लिंकिंग चार्ट, जरा हाँ या ना बताओ मुझे, यस और नो। कल सुबह से क्या, इनफैक्ट आज रात से आप इसकी क्या कर दो, प्लानिंग है जो कर दो और डील इसको कर दो। लगभग 50% कैंडिडेट के पास में है, 50% कैंडिडेट्स के पास में नहीं है। मेरा ये सजेशन आपके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, 3 कारण। नंबर 1 कारण ये कि खाली दीवारें कभी नहीं बोलती है, लेकिन दीवारों पे जब कंटेंट होता है तो वो बोलता भी है और आपके टाइम को यूटिलाइज भी करवाता है। एक एक मिनट कीमती है, ध्यान रखना, एक एक मिनट कीमती है। आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि आरपीएससी करवा रही है, आराम से करवाएगी। ये कभी भी उस टाइम पे एग्जाम करवाती नहीं है जिसको जो टाइम उन्होंने दे रखा है। इस गलत फहमी में मत रहना, दैट विल बी हार्मफुल टू यू। ओके, जो डेट है वही डेट फाइनल है एंड टेक केयर ऑफ इट। ओके, उसके अकॉर्डिंग चीजों को ध्यान है जो रखना। सेकंड चीज ये कि किसी कारण से आप जो है आप जो है ये लिंकिंग चार्ट नहीं मंगवा पा रहे हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने मोबाइल के अंदर उस लिंकिंग ऐप का सदुपयोग तो कर लो, ठीक है। तो ये चार्ट, ये रेंज मुझे परसों चाहिए। अब मैं आपका 1 बाय 1 डाउट फटाफट डील कर लेता हूं। हाँ जी, सुमन जी प्लीज कनेक्ट क्विकली और मुझे बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको सुन रहा हूं सुमन जी, प्लीज कनेक्ट। सर गुड इवनिंग।
हेलो सुमन जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, सर मैंने अकाउंटिंग बैच लिया था और उसमें आपने नोट्स और लिंकिंग चार्ट के बारे में कहा था कि मिलेंगे, और लिंकिंग चार्ट नहीं आए अभी तक। लिंकिंग चार्ट्स का आपको ये एक्सेस में कब आपने हमने कब लिए थे ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? सर 26 11 जून को लिया था सर बैच। 11 जून को लिया था, तो बिल्कुल आपको ई एक्सेस मिलने वाला कंप्लीट मटेरियल का, प्रोट्राथॉन और आपके सारे लिंकिंग चार्ट्स वगैरह का। हाँ जी 7737746465 इस पे आप सर, मैंने हाँ जी किया था, मैसेज भी डाला था। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार आप रिमाइंडर डाल दीजिए। मैं आपका नाम नोट भी कर ठीक लेता है। हूँ। ओके, हाँ सुमन जी तो मत आइकॉनिक बैच और जून के अंदर आपने ले रखा है। और आप अनअकैडमी को मेल डाल दो help@unacademy.com। उनको बोल सर दो मैंने सर, और स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो आप ईमेल का, मैं आपका मेल वापस फॉरवर्ड ठीक है। कराता हूँ उनको। ठीक है, हाँ जी @तनसुख सर, मेरे को सिर्फ यही भेजना है आइकॉनिक अकेडमी वाला, बाकी आपको उस दूसरे नंबर पे करना है। और कुछ? ठीक है सर। नहीं, एक तो सर मैं जैसे क्लास ले रही हूँ आप स्टार्टिंग से, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी मैंने रिकॉर्डेड बैच आपका इस क्लास देखा में है। आपके जेलो संबंधी कोई डाउट है क्या सुमन जी? नहीं सर। चलो फिर आई विल गेट बैक टू यू। सुमन शब्द के पर्यायवाची आते हैं आपको? सुमन का जैसे सर पुष्प फूल। और अगली बार और रीसेट करो, सारे पर्यायवाची आने चाहिए। थैंक यू। ओके सर। हाँ जी, अनिता जी प्लीज कनेक्ट। गुड देखो इवनिंग कोशिश करो इस बैच के अंदर अपन जेलो ओरिएंटेड बातें ज्यादा करें। हेलो अनिता जी, गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग, मैं अनीता दिल्ली से बात कर रही हूँ। सर एक्चुअली हरियाणा एडीए का भी मैंने फॉर्म भर रखा है, वो 30 जुलाई को एग्जाम है। जेएलओ बैच भी ले लिया। तो सर ये पूछनी है कि एडीए के एग्जाम तक जेएलओ के बैच के साथ प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी रखूं कि जेएलओ के साथ एडीए भी सफर ना करे फिर। सच बताऊं तो आप जेलो का बैच अटेंड ना करें। रीजन रीजन ये है कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो 30 जुलाई को एग्जाम है आपका। जी 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 सर। देखो हम लोग यहाँ पे 75 डेज का प्लान लेके चल रहे हैं अनिता जी। ठीक है, जी ऐसे केस के अंदर ये जो चीजें यहाँ पर होगी वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगी आपके 10 दिनों की पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन जरूर दे सकता हूँ कि आपके सिलेबस में जो चीजें हैं मैं उसका एक लिंक पीडीएफ शेयर करवा देता हूँ, जो उसकी सुपरफास्ट क्लासेस हैं। आप जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है आपकी, उसकी आप रैपिड क्लासेस देख लो, फटाफट देख लो। ओके। जैसे सीआरपीसी 10 क्लास में फिनिश हो रखा है तो वो 10 क्लास देख लो, और हो सके तो एक क्लास खल्लास इसका इस्तेमाल करो जो यूट्यूब पे अवेलेबल भी अपने डाउनलोड कर लो या फिर ठीक है। जी बहुत सारे मॉक टेस्ट भी चल, तो वो भी अटेंड करने का ऐसा अंदर से आ रहा है कि जितने मॉक टेस्ट कर ले तो उसमें जेएलओ फिर बैकलॉग नहीं हो जाएंगे सर ज्यादा 10 दिन नहीं में। नहीं, 10 दिनों में कोई बैकलॉग नहीं होंगे। आप है ना 1 तारीख को आके वापस क्या कर देना, अपने एफर्ट लगा देना। मैंने अभी बताया ना, ऑर्डर इट रूल 6 सेट ऑफ कर देना, जी उससे तैयारी थोड़ी और एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और हमारे बीच में है गगनदीप जी। गगनदीप जी प्लीज कनेक्ट, बताएं मुझे। हेलो गगनदीप जी, हाँ जी गुड इवनिंग, बताएं सर। बताइए। सर हिंदी की क्लास नहीं हो रही है 2-3 दिन से। आप जेलों में बात कर रहे हो या रेगुलर कोर्स की बात कर रहे हो? रेगुलर सर। तो इधर की प्रॉब्लम उधर लेके आओगे। इस शादी को जो लिफाफा पकड़ाना था वो दूसरे की शादी में पकड़ा रहे हो, गड़बड़ नहीं हो जाएगी यहाँ पे? सर 2-3 दिन हो गए, अभी हो ही नहीं क्लास, यहाँ प्लानर में नहीं आ मैं रही। लिख लेता हूँ, लेकिन कोशिश करो इस बैच में मेरे को जेलो संबंधी बातें पूछो। ठीक है, ओके, ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, अरे भाई जिनका जेलो संबंधी पर्सपेक्टिव हो वो मुझसे फटाफट फटाफट पूछ लो। ठीक है, या तो मेरे पास जवाब होगा तो मैं लिख लूँ बता दूंगा, नहीं तो मैं नोट डाउन कर लूंगा। हेलो अरविंद जी, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। यस डियर, बताइए। सर जेएलओ को लेकर हम फॉर्म भरे हैं तो छोड़ देंगे 4th ईयर में सर। नहीं हो पाएगा, 1 साल भर है अभी अब तक आपके पास में। सर सोच रहे हैं देखे जाकर कैसे होता है। तो पढ़ लो, तो सोच क्या रहे हो, पढ़ लो, इसमें क्या है। रेगुलर क्लास किए। एग्जाम ही दे रहे हो, कोई अपराध तो कर नहीं रहे हो, पढ़ लो। बट यस तैयारी बढ़िया देना, सिलेक्शन हो तो भी लेना लगना चाहिए कि यार ये तो मेरा एलएलबी नहीं था, बाकी मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया था।
ऐसे फील आना चाहिए। सर आप ये पढ़ लिए, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी और एविडेंस, 3 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो पढ़ लो, फिर 2 महीने तैयारी कर लो, ठीक है, गो अहेड। ओके हरी, नेक्स्ट वी अभिषेक जी, प्लीज कनेक्ट क्विकली। हेलो अभिषेक जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमारे जेएलओ में कौन कौन से, जैसे मैं अभी एलएलबी सेकेंड ईयर में हूँ, तो सर मैं जेएलओ का फार्म भर सकता हूँ सर? नहीं भर सकते आप नहीं भर पाओगे, क्योंकि भर तो सकते हो, मतलब वो एक्सेप्ट कर ले तो, बाकी आप एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्वालिफाई इन द सेंस कि उसके जो सिलेक्शन लिस्ट है उसके लिए या तो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट होना चाहिए, और इंटरव्यू से पहले आपका एलएलबी का पूरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भर लो, क्या पता किसी कारण से कोई बंदा रिट विट लगा ले, आगे मामला चला जाए, पता नहीं चलता। फॉर्म भर लो आप, ठीक है। सर ये कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे हमारे, बता दीजिए सर जेएलओ में, और कौन कब कब टाइमिंग रहेगी? पानी गिरा दूंगा। जेएलओ का सिलेबस नहीं देखा अभी तक आपने? नहीं सर। जिस रास्ते जाना है उस रास्ते के बारे में कभी तक कुछ पता ही नहीं किया। बड़े बनो बच्चे नहीं हो भी आप। जेएलओ का सिलेबस ढूंढोगे, मिल जाएगा, सर्च आउट करो। जिस चीज पर हम आरएनडी कर सकते हैं ना अभिषेक जी, हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। सर टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, क्लासेस की और बाकी सब्जेक्ट की? इस क्लास की टाइमिंग के बारे में एक आपको एक नोटिफिकेशन शेयर कराता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी बताओ हिना जी, प्लीज कनेक्ट। हेलो। हाँ जी हिना जी बताइए। तो क्या मेरा 3 महीने की कोर्स हो जाएगा? हाँ ये अच्छा सवाल है। देखो आप में से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रेगुलर वे में चीजों को डील नहीं किया है। अब उनके लिए क्या है कि ये 3 महीने का टाइमिंग है, तो अब ऐसे केस में रैपिड रिवीजन अगर वो चीजों को करेंगे तो क्या संभावना है कि वो इसको क्लियर कर जाएंगे? अगर ऑनेस्ट आंसर हिना जी अगर मैं आपको दूं तो संभावनाएं 50-50 होती है, क्योंकि हमेशा एक रेगुलर कोर्स तो रेगुलर कोर्स ही होता है, जहां पर अपन हर बेरेट के हर एस्पेक्ट को, हर वर्ड को, हर कॉमा को, हर फुल स्टॉप को, एक्सप्लेनेशन को, प्रोविजो को डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का जेएलओ का लेवल है, अगर आप ठान लो ना तो आप 3 महीने के अंदर 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हो, और अगर आपने वो कर दी तो यस यू मे क्लियर दिस एग्जामिनेशन। हिना जी थैंक यू सर। ओके चलो। हाँ जी शशांक जी। गुड इवनिंग सर। हेलो शशांक जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही सर? यस डियर, परफेक्टली आ रही है, बताइए। तो क्लास जो है वो रेगुलर, मतलब पहले में चलेगी जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, एक आपकी इस तरह पहले चलेगी या 1 बाय 1 चलेगी? मतलब रोज की शिफ्ट में क्लास डिवाइड है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। इनके अंदर आपके लॉ का सेगमेंट रहेगा प्रोबेबली, ठीक है, यस सर। जिसमें आपकी मेरी क्लास होने वाली है, अनूप सर की क्लास होने वाली है, लोकल लॉ, माइनर लॉ वगैरह, लोकल लॉ नहीं माइनर लॉ को लेकर, ठीक है। ओके। और बाकी जो आपका सेगमेंट रहेगा वो प्रोबेबली आपके मॉर्निंग टाइम। एक रिक्वेस्ट ये है कि सर मेजर लॉ सर आप ही लीजिएगा सर ना, एविडेंस हुआ, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर लॉ मैं ही लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज थोड़ा सा करवा दीजिए, तो टेस्ट सीरीज से क्या फर्क पड़ेगा ना एमसी क्वेश्चन से? 2 मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड है, अभी नहीं होंगे, वो आपके 1-1.5 महीने बाद होंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी यस प्रज्ञा जी क्विकली बताएं, क्लास एंड होने वाली है। यस प्रज्ञा जी कनेक्ट प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ये कि जेएलओ का फॉर्म तो पहले आ गया था, मतलब बाद में आया था, लेकिन मुझे लगा था कि छत्तीसगढ़ का बाद में होगा पेपर, तो छत्तीसगढ़ भी भर दिया है मैंने, और एग्जाम अब 20 अगस्त को है उसका, और जेएलओ से बाद में होगा सर। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि किसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊँ कि मतलब उसमें भी हो जाए। और सर मैंने एक बार पढ़ रखा है सारा। जब तक छत्तीसगढ़ का एग्जाम नहीं होता तब तक आप थोड़ा कॉमन सिलेबस पे ज्यादा फोकस करो, जो आपके छत्तीसगढ़ और जेएलओ में कॉमन है, और काफी कुछ है भी, ठीक है। जैसे आपके चारों मेजर लॉ जो है वो पूरे कॉमन है उसके अंदर, छत्तीसगढ़ में भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब जो एडिशनल सिलेबस है वो अगस्त तक आपको पढ़ना चाहिए छत्तीसगढ़ को लेकर, और उसके बाद में पूरा कंसंट्रेशन लगा लो जेएलओ पर। 1 महीने की तो बात है प्रज्ञा जी, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा इशू है नहीं। यस सर। 1 महीने के क्लासेस में
सर तो क्लासेस कैसे अरेंज करूं मैं? आपकी जो क्लासेस होंगी लाइव जेएलओ बैच की। आपको हिंदी इंग्लिश अभी के लिए स्किप करना पड़ेगा अगर आपको छत्तीसगढ़ में जाना है तो। यस सर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश का छत्तीसगढ़ में कोई रोल नहीं है। यस सर। ये आपका प्लानिंग का पार्ट रहेगा कि आप लॉ की क्लास तो अटेंड कर लोगे, लेकिन आप वो वाली क्लास है जो अटेंड नहीं कर पाओगे। वो वाली क्लास आप अगस्त के बाद में, जब आपका एग्जाम वहां से फ्री हो जाए तो उसके बाद फिर आप बैक टू उसका एक्सेस तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास एक दिन होगी और हट जाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद भी अगले 2.5-3 महीने तक, जब तक आपका जेलो का सेगमेंट चल रहा है, तब तक वो आपके पास रहेगी। ओके, हटेगी नहीं। हाँ जी, थैंक यू सर। बस ये था। और सेकंड सर ये था कि टाइमिंग के रिगार्डिंग, तो फिर वो आपने पहले ही बता दिया है। बिल्कुल, टाइमिंग का मामला इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं अभी आप लोगों को ना अपने लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाल देता हूँ, आप उससे कनेक्ट हो जाना। और साथ ही साथ में जस्ट लेट मी शेयर विथ यू, मैं आपको प्लस क्लास का ग्रुप जो है वो शेयर कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ। आप उसको क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। वहां पर क्या है, कोई भी इमीडिएट अपडेट होता है ना तो मैं आपके बीच में शेयर कर देता हूँ। ये लीजिए, और यहाँ पर आपको सारी क्लास का अलग से अपडेट भी मिल जाएगा। इस ग्रुप को आप लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन है जो कर लेंगे। ये जो मैंने शेयर कर रखा है ना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपके और भी डाउट, जैसे आप लोग कह रहे हो टाइम टेबल को लेकर, तो टाइम टेबल विद कोर्स लिंक मैं आपको शेयर करवाता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके चलिए, अभी आप लोगों से मैं इजाजत लूंगा। और भी आपका, अरे वाह सुमित जी शाबाश, ये देखो ये चीज मैं चाहता हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन चाहता हूं कि एक कॉर्नर पकड़ लो और उस कॉर्नर के दौरान इन चीजों को क्या कर लो, फॉलो कर दो। सुमित जी मुझे पिक आप अलग से भी शेयर करेंगे @टेलीग्राम पे, ठीक है, @तनसुख सर पे। ओके, अब देखो पता है कितना अच्छा चीज है ये। अब आप सोच के चलो कि भाई आपके सामने बिल्कुल बैठा हूं मैं, एकदम यमराज की तरह शक्तिमान की तरह बैठा हूं, और अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, डील कर रहे हो। जब लगा कि सीपीसी के बाद आपने इधर नजर घुमाई, यहाँ देख लिया वहां देख लिया, एप्रिशिएबल डियर, मन खुश कर दिया आपने, शाबाश, वेरी गुड। ये चीज आप सब लोगों को क्या है, करनी है। ठीक है, तो जिन जिन के स्टडी रूम के हालात हैं, अगर हो सके तो आप मेरे को पिक जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाकी जितेश जी, अभिषेक जी, प्रतिभा जी, मान जी, सुनीता जी, निधि जी, पुष्पेंद्र जी, रोहित जी, अर्पित जी, अरविंद जी एंड अनुप जी और रजनी जी, आप लोगों ने रेज हैंड कर रखा है। आई विल कनेक्ट यू, नॉट नाउ बट डेफिनेटली आई विल डू लेटर। ठीक है, बाकी आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपसे जुड़ी हुई जो भी अर्जेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं शेयर करूंगा। अभी सीपीसी स्टार्ट नहीं होगा जितेश कुमार जी, सीपीसी विल स्टार्ट आफ्टर 9 to 10 डेज। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे, बराबर। ठीक है, लिंकिंग चार्ट कैसे ऑर्डर करें, आपको या तो गूगल में सिंपली सर्च कर देना लिंकिंग चार्ट, सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी linkinglaws.com। उस वेबसाइट के अंदर लिंकिंग पब्लिकेशन का ऑप्शन है, वहां पे लिंकिंग चार्ट मिल जाएंगे, मेजर लॉ के अलग और अल्फा माइनर के अलग। ठीक है नहीं, चलिए रोहित कुमार जी यार कहाँ खोए हुए हो, मैंने अभी आपको देखो लिंक शेयर किया। एक बात को एक बार कहने दो, बार बार कहने से मामला कमजोर पड़ जाता है। ठीक है नहीं, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।